हाँ आकाश। आकाश, यस मैम। आवाज आ रही है बेटा? जी। मुस्कान, आकाश, आप लोग को आवाज आ रही है सभी को? यस मैम आ रही है। अच्छा, हाँ, ओपन करो कैमरा अपना, देखो। आ रही है। कितना वर्क किया आपने म्यूरल में? हाँ हाँ ठीक है बेटा, दिखाओ। मैम ये आपने बोला था कपड़े में डार्क करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और मैम ठीक ये है, तो अब ये करना ना, अब इसमें थोड़ा सा डार्क ब्लू की लाइन चाहिए होगी अब। मैम अब इससे डार्क ब्लू। आपने जो, हाँ, जो डार्क ब्लू आपका स्टेनर वाला डार्क कलर है ना ब्लू का, वो यस मैम। आप उससे लाइनिंग आप थोड़ी सी पतली लाइनिंग करेंगे। जैसे हमने इसमें टोनिंग निकाली है, थोड़ा ये मोटी लाइंस हो गई, बोल्ड लाइंस हो गई। अब हम क्या जी मैम। करेंगे, इनके नीचे से पतली लाइनिंग, पतली मतलब इतनी पतली मत कर देना कि दिखाई भी ना दे। हाँ मैम समझ जैसे गए म्यूरल में कैसे। जो लाइंस होती है ना, जितनी करते आए यस हो मैम। उतनी बोल्ड लाइन करनी है हमको। बस मैम येलो इससे वाले में इससे तो थोड़ा सा, इससे थोड़ी सी हाँ पतली हाँ, करनी पड़े। जी मैम। हाँ। और जो येलो इनका बना हुआ है कृष्ण जी की धोती में, इसमें येलो में जरा सा ऑरेंज मिला के, येलो को थोड़ा डार्क टोन बना के फिर वो लाइनिंग करेंगे। जी मैम। ठीक, यस मैम। ठीक हो रहा है। जिस दिन फेस वेस का कराना हो उस दिन यहाँ आ जाना, हम कंप्लीट करा देंगे फेस पे, यस मैम। डिपार्टमेंट मैम में। और मैम हम्म। ये ये जो मोर है मैम, इसका मोर, पंख। हाँ, पंख बनाना है इसका। तो एक काम यस। करो, हल्की हल्की सी ड्राइंग कर लो पेंसिल से, पहले तो बनाने यस में मैम। आपको आसानी हो जाएगी। जी ड्राइंग कर मैम। लोगे, ऊपर वाला कलर तो ठीक आ गया, ड्राइंग कर लोगे, उसके बाद जो मोर पंख का कलर होता है फिर हम बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है मैम। जैसे एक तो ग्रीन टोन हो गया, इसमें ग्रीन टोन लगेगा, एक ब्लू का टोन लगेगा, एक हल्का सा हम्म। गोल्डन वाला टोन लगेगा। ये तीन टोन वो लेयर मैम वाइज जब लगेंगे। हाँ। मैम उसकी पिक्चर देख लेंगे जैसा पंख बना होगा, और हम्म। फिर वैसा बना लेंगे। तो मैम ठीक जैसे है, जो उसमें पंख वही। होते हैं वही, बस पंख जो होंगे मैम वो पहले ड्रॉ कर लेंगे पास पास, और फिर। हाँ, उसके बाद उसमें जो उसकी लाइंस होती वो बाद में करना सबसे। वो और जो मैम। पंख वाला एरिया होगा उसको कवर कर लेना पहले। जी उसके मैम। बाद जो एरिया बचेगा उसमें हमें लाइंस को दिखाना होगा, तो वो पतला पतला पतले ब्रश से निकाल देना। जी। और मैम बस इसमें जैसे ये जो इनकी माला है मैम, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा कि ये फूल वाली माला कैसे बनेगी। हम्म। मैम ये जो इनकी फूल माला, वाली अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, तो तो मैम ये बोल। फ्लैट ब्रश ले लेना, एक एक फ्लैट ब्रश ले लेना। जी उसमें मैम। वाइट और रेड, पहले येलो रेड कलर रेड वो स्टेनर वाला कलर ले लेना, और डिस्टेम्पर ले लेना एक ही ब्रश में। थोड़ा जब फ्लैट चौड़ा वाला ब्रश रहेगा ना, उसमें यस मैम। फिर टचअप करते जाओगे ना, तो वो एक टेक्सचर जैसा क्रिएट होता जाएगा फ्लावर का। यस मैम। उसको दबा दबा के आगे बढ़ाते रहना, तो वो एक टेक्सचर जैसा बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, माला जैसी बन जाएगी, इफेक्ट आ जाएगा उसका। अगर यस फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी वो इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, वो टेक्सचर नहीं आ पा रहा, तो जब आप आना यहाँ पे किसी दिन कॉलेज, फेस कर कंप्लीट करा देंगे, जो कमी होगी वो देख लेंगे, वो यस मैम। उसी दिन सही करा देंगे। तब तक आप अपना करते रहो और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। हाँ मैम बस ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में। और मैम ये जो हम्म। इसका जो पेड़ बनाया है मैम, ये ठीक हम्म। है क्या। हाँ, पेड़ में तो अभी टेक्सचर थोड़ा सा बाकी है, बाकी आपने जो डाला है वो कलर सही आ रहा है। यस। हम्म। ठीक है मैम। ठीक है। हम्म। और और मुस्कान, मैम, आपने लेआउट बनाया? मैम हाँ, मैम ये हिरन हिरन, किया है अभी। हिरन का कलर कुछ ज्यादा लाइट लग रहा है, इसमें थोड़ा सा जो येलो ऑकर होता है ना, उसका यस मैम। पैच लगाना एक साइड जी से मैम। डार्कनेस दिखाने के लिए। येलो ऑकर का, यस मैम। बाकी लाइन तो आपने कर दी है, हाँ, येलो ऑकर का मैम वो बहुत लाइट पहले हो ये गया था था। ना कि मैम जो ये पेड़ था ये भी मैम लाइट था, तो फिर मैम ये हम्म। दोनों मैच कर रहे थे, इसलिए फिर मैम हमने जब इसको डार्क कर दिया तो ये ज्यादा लाइट लगने लगा। नहीं, तो पूरा डार्क करने की जरूरत नहीं है आपसे, जैसे नेक के पास से, इसकी गर्दन के पास से एक पैच लगाना, थोड़ा सा जी ठीक, मैम। बोल्ड पैच लगाना। और जो ठीक है इनका मैम। फेस है, फेस में गर्दन से लेके नीचे की साइड से पैच लगाना। फिर जो ठीक ये है मैम। पेट का पार्ट है वहां पे एक पैच लगा देना, तो बस निकल आएगा। बाकी ज्यादा पूरा कर दोगे तो फिर वो एक जैसा लगने लगेगा, फिर यस लाइट डार्क मैम। टोन्स नहीं शो हो पाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है। प्रियंका, आपका यस म्यूरल मैम। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तबीयत ठीक हो गई? मैम अभी तो कुछ नहीं चल रहा मैम, क्योंकि तबीयत सही नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आराम करो। हाँ, ले मुस्कान, लेआउट दिखाओ अपना।
एक ही फिगर बनाया है? यस मैम, अभी तो एक ही बनाया ये है। किस जगह का, किस फॉर्म है, ये पता है आपको? फिगर का भी ड्राइंग ठीक नहीं है मुस्कान। मैम बता दीजिए क्या कमी है। पहली चीज तो जो इनका घुटना है ना, ये चीज मैम। हाँ, उधर वाला ठीक है, इधर वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये वाला मैम। हाँ हाँ, इस साइड वाला घुटना, इसको थोड़ा सा गोलाई में कर्व करो, एकदम स्ट्रेट लग रहा है। ओके मैम। और दिखाओ, और दिखाओ, हाथ का ड्राइंग दिखाओ जरा। हाथ बहुत छोटा लग रहा है। पूरा फिगर दिखाओ, देखे कंपोज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये आपने लेआउट ही किया है ना, अभी फाइनल ड्राइंग तो है नहीं। नो मैम, ये अभी लेआउट है। इसका ड्राइंग ठीक करके फिर इसमें कलर स्कीम अभी निकालो। अभी आपके पास कोई मीडियम है यूज करने के लिए इस पे, कि आप इस पे कलर स्कीम निकाल पाए? यस मैम, है, ये वाले कलर्स हैं। अच्छा, पेंसिल कलर है आपके पास, ठीक है, इसकी यस। कलर स्कीम निकालो आप, कलर स्कीम आप इसकी निकालो। और कुछ ऐसा सिस्टम बना लो कि कैमरा आपका ओपन रहे, ताकि हम देख पाए जो भी ड्राइंग या कलरिंग आप कर रहे हो। मैम, हाँ। मैम वो कलर करेंगे फिर मैम, वो सॉरी, वो गैलरी से निकालेंगे ना इमेज, तो मैम अच्छा, कैमरा ऑफ तो नहीं हो जाएगा? कैमरा ऑफ होना नहीं चाहिए, एक बारी ट्राई करके देख लो। होता नहीं है वैसे, गैलरी और वो दोनों ही शो करेंगे साथ में। ओके मैम। ट्राई करके देख लो। ओके मैम। नेहा, आपका क्या चल रहा है वर्क? कुछ चल रहा है, स्टार्ट किया? मैम करना ही भी मैम, सारा काम कंप्लीट है मैम, बस अभी थ्योरी के सॉल्यूशन करना है बस। मटीरियल नोट करा, स्टार्ट करते हैं। मैम, अच्छा, थ्योरी में अगर कोई कंफ्यूजन है कल के टॉपिक्स में, कल के या, हाँ मुस्कान बोलो। मैम कैमरा मैम ऑन है मेरा। मुस्कान, मैम क्या मेरा कैमरा ऑन है। नहीं, आपका कैमरा ऑन नहीं है। मैम हमने इमेज खोल रखी है, तो मैम इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। तो ये कह रहे थे कि जो हम लोगों ने कल या इसके पहले जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है आपको, कहीं कुछ डाउट लग रहा है, कुछ दोबारा से पूछना है, तो आप हमें बता दो, हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जहाँ भी जिसको जो दिक्कत आ रही हो। कल मैम। श्रद्धा ने हमसे कुछ पूछा था, श्रद्धा तो आई नहीं है क्लास में। हाँ आकाश, मैम बस मतलब ये नहीं बोलिए। समझ में आ रहा था कि जो टेम्परा होता है और जो फ्रेस्को सेको है मैम, तो इसमें मैम जो फ्रेस्को सेको और टेम्परा में मैम डिफरेंसेस क्या होते हैं मैम? फ्रेस्को सेको में और टेम्परा में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। फ्रेस्को में हम लोगों का जो एक मेन पार्ट होता है वो चूना प्ले करता है। जैसे चूना चूना एक मेन रोल, उसकी एक अहम भूमिका होती है चूने की, जब हम लोग फ्रेस्को की बात करते हैं। और फ्रेस्को में हम लोग एक चीज़ ये करते हैं कि जैसे जब फ्रेस्को ब्यूनो की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग किसी भी तरीके का बाइंडर नहीं मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें जब हम लोग चूने पे लेयर लगाते हैं ना, तो वो गीली होती है लेयर। तो उस लेयर पे जब हम लोग काम करते हैं, तो वो कलर जो है वो अपने आप ही चूना सोख लेता है, तो उसमें हमें किसी भी तरीके की बाइंडर मिलाने की जरूरत नहीं होती है। उसमें जो बांधने का काम करता है वो खुद पानी करता है, मतलब विस्तरण करने वाला जो तत्व होता है वो पानी ही होता है। उसी तरीके से जब हम लोग फ्रेस्को में जो खनिज रंग होते हैं, वो रंजक जो भी हमारे पिगमेंट्स होते हैं, उनमें किसी भी तरीके की बाइंडर की जरूरत नहीं होती, मतलब बांधने वाला कोई तत्व हमको नहीं चाहिए होता है। क्योंकि जब गीला प्लास्टर होता है तो वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपनी रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक कठोर लेयर बना देता है, या धरातल जो है उसको इतना ज्यादा कठोर कर देता है कि उसमें पिगमेंट और जो है वो कैल्शियम में ही सुरक्षित हो जाते हैं। और ये रंगों की जो परत होती है वो सुरक्षित हो जाती है और नमी आदि से भी प्रभावित नहीं होती, इसलिए इसमें हमें किसी तरीके की बाइंडर मिलाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अपोजिट क्या होता है, टेम्परा में क्या होता है, हमें बाइंडर मिलाने की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम लोग कौन कौन से बाइंडर मिलाते हैं, जैसे हम लोग अंडे मैम का एग योक मिलाते मिलाते हैं, हैं। एग, हाँ एग यस। मिलाते हैं, गोंद मिलाते हैं,
तो इन केसीन बाइंडर मिलाते की हैं। सहायता से हम लोग पिगमेंट्स को चिपकाने के लिए, धरातल से जोड़ने के लिए इन पिगमेंट्स का, इन बाइंडर्स का यूज़ करते हैं। और इसके अपोजिट फ्रेस्को में हम लोग किसी भी तरीके का बाइंडर का यूज़ नहीं करते हैं। ये डिफरेंस होता है टेम्परा और फ्रेस्को में। यस मैम। और मैम ये भी तो, जैसे कि जो मैम फ्रेस्को होता है उसे सिर्फ हम लोग दीवारों पर ही कर सकते हैं, और हाँ, जो फ्रेस्को मैम, आप लोग उसके लिए हमको एक प्लास्टर वाली चीज़ है ज़रूर। जैसे हम लोग टेम्परा क्या करते हैं, टेम्परा के लिए हमारे पास बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। हम लोग लकड़ी पे भी कर सकते हैं, हम लोग वॉल पे भी कर सकते हैं, हम लोग किसी मोटे कागज पे भी कर सकते हैं, कार्डबोर्ड पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आप गैसो पैनल्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग फ्रेस्को करेंगे तो फ्रेस्को के लिए हमको प्लास्टर की ही ज़रूरत होगी, हमको सीमेंटेड प्लेट की ज़रूरत होगी, जिसपे हम लोग चूने की लेयरिंग या चूने की परतें लगा सकें। उस पे ही हम लोग वो काम कर सकते हैं और किसी भी चीज़ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है टेम्परा और फ्रेस्को में। यस मैम। हम्म। उसके आगे और कोई कंफ्यूजन है नेहा, आपको कुछ पूछना था? यस मैम। हाँ मैम पूछिए। मैम टेम्परा में हम लोग न्यू टेक्निक का यूज कर सकते हैं? टेम्परा में न्यू टेक्निक तो नहीं बोल सकते। अगर आप नई टेक्निक का यूज़ करेंगे तो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो जाएगी। टेम्परा के लिए जो मेन बेसिक चीज़ें हैं उन फॉर्मूलाज को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे टेम्परा में हम लोग ये एग योक्स या एल्ब्यूमिन का पार्ट मिलाते हैं, या फिर कलर पिगमेंट्स में हम लोग बाइंडर के रूप में गोंद का यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है, बस आप नया फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग मतलब किसी भी बेस पे या किसी भी धरातल पे उसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दीवार पे ही करें, या आप उसके लिए गैसो पट्टी तैयार करें। आपके पास जो भी सरफेसेस मिल रहे हैं जीवे में, आप उस पर कर सकते हैं और उसको अपनी स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे फ्रेस्को में हम लोगों को क्या होता है, फ्रेस्को में हम लोगों को उतना काम करना ही करना है जितना हम लोग प्लास्टर कर चुके हैं, या हम लोगों ने ये फिक्स कर लिया है कि हमको इतने एरिया में काम करना है, हमने उतने एरिया पे प्लास्टर लगा दिया क्योंकि हमें गीले प्लास्टर पे काम करना है। टेम्परा में क्या होता है, आप अपनी स्पीड के हिसाब से, क्योंकि हमको ऐसा कोई सरफेस नहीं चाहिए होता, जो भी सरफेस होता है वो इजीली चीज़ों को हम अपने कलर पिगमेंट्स इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई वो नहीं होता है कि हमें इतने समय में इसको ख़त्म करना है। तो वो हमारी अपनी स्पीड होती है, हम लोग अपनी स्पीड के हिसाब से उसको कर सकते हैं और कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं उसमें, चाहें तो अपनी टेक्निक लगा सकते हैं। लेकिन इन जो चीज़ों को यूज़ करते हैं हम लोग, बाइंडर्स और एग का जो पार्ट है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई सिंथेटिक कलर नहीं लगा रहे हैं उसमें। हम लोग कौन से कलर लगा रहे हैं, खनिज रंग, वनस्पतिक रंग, इस टाइप के। और आज जैसे हम लोग टेम्परा की बात करते हैं तो टेम्परा कलर्स हम लोग, ये पहले के समय में जो टेम्परा होता था हमने उसकी बात की। आज के समय में हम लोग टेम्परा किसे बोल सकते हैं, जैसे हम लोग पोस्टर कलर को भी टेम्परा बोलते हैं, टेम्परा कलर्स बोल देते हैं, क्योंकि वो कलर ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ओपेक कलर होते हैं। तो वो ओपेक कलर होते हैं, मतलब जो रंग हमारे पारदर्शी नहीं होते, जो अपारदर्शी रंग होते हैं, उनको भी हम लोग टेम्परा कलर्स बोल सकते हैं। तो उनमें अपने हिसाब से हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। या फिर आपने ऐसा कोई कलर चूज कर लिया जो आपका, हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टेनर्स का यूज हम लोग कर रहे थे, स्टेनर्स और डिस्टेम्पर को हम लोग अप्लाई करके उस पर कर रहे थे ना, तो वो भी एक तरीके का टेम्परा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो टेम्परा नहीं है। बस फर्क इतना है कि आज की डेट में वो कलर्स, हमारे पास सिंथेटिक कलर है, हमारे पास एक्रेलिक पेंट है, उनको यूज करके हम लोग टेम्परा कर रहे हैं। और पहले समय में जो टेम्परा होता था वो हम लोग नेचुरल कलर्स को यूज करके या नेचुरल पिगमेंट्स यूज करके, या फिर जो हमारा गोंद होता है वो भी एक तरीके से नेचुरल ही होता है ना, वो भी हमें किसी बबूल के गोंद पेड़ से ही मिलता है, तो वो भी नेचुरल चीज़ हो गई। या फिर अंडा हो गया, वो भी एक नेचुरल पायस हो गया। इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हम लोग टेम्परा करते थे। तो डिफरेंस बस इतना आ गया है कि आज के डेट में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि टेम्परा में हम लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यस ठीक है। मैम। हम्म। और मैम मैम तो फ्रेस्को जैसे टाइपो कि, में हम लोग, हम्म। हाँ आकाश, क्या कह रहे हो? तो मैम जैसे कि जो हम लोग जो भी पेंटिंग करते हैं मैम, फिर वो चाहे जैसे कि कैनवस पे कर रहे हैं या पेपर पे मैम, पोस्टर कलर वगैरह से जो भी कर रहे हैं, तो वो सब टेम्परा के अंदर ही आ जाता है। हाँ, अगर आप पोस्टर कलर कर रहे हो तो वो एक तरीके से उसको टेम्परा कलर बोला जा सकता है। ठीक है। अगर आप स्टेनर्स यूज कर रहे हैं या डिस्टेम्पर को यूज करके आप म्यूरल कर रहे हैं तो वो भी हमारी टेम्परा टेक्निक हो गई।
आज की डेट के हिसाब जी। से, आज के समय के हिसाब से जो हम लोग बोलेंगे तो हमारे लिए वो टेम्परा टेक्निक है। हम टेम्परा स्टाइल में एग टेम्परा या ग्लू टेम्परा में जो काम करा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप पुरानी चीज़ों से जुड़े रहें, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो कि पहले के समय के लोग या पहले के आर्टिस्ट किस किस तरीके से काम करते थे, हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो हमारी पुरानी टेक्निक्स थी, उनके बारे में आपको पता रहे, या किस टेक्निक पे हम लोग काम करते थे या किस टेक्निक से होके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें काम कराने का सिर्फ हमारा एक ही रीज़न होता है कि आप उन पद्धतियों से या उन टेक्निक से, उन चीज़ों से जुड़े रहें जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं। एक तरीके से उनको विरासत बोल सकते हैं हम लोग, तो उन चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। अदरवाइज आज हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा मीडियम्स और टेक्निक्स हैं कि हमें उन चीज़ों के बारे में या उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप म्यूरल करेंगे या वॉल पेंटिंग लोग अपने घरों में कराना पसंद करते हैं तो हम लोग डिस्टेम्पर का ही यूज़ करते हैं या फिर एक्रेलिक पेंट का यूज़ करते हैं, ना कि आप लोग उसमें जो कलर पिगमेंट्स हैं या आर्ट कलर को यूज़ करते हैं। जाके करते हैं? कोई नहीं करता है, सब एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते हैं या एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नई पद्धति है, नई पद्धति के हिसाब से अगर हम लोग टेम्परा बोलें तो जो काम हम लोग डिस्टेम्पर और स्टेनर्स को लेके करते हैं या फिर हम लोग अगर पेपर पे पोस्टर कलर कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग टेम्परा बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परा जो होता है बेसिकली ओपेक कलर्स को बोलते हैं, यानी अपारदर्शी रंगों को। अपारदर्शी रंगों को हम लोग टेम्परा की श्रेणी में लेके आते हैं। ठीक है, नेहा आप कुछ पूछ रही थी, बताइए। यस मैम। मैम मैं ये कह रही थी मैम, जो फ्रेस्को सेको। यस मैम, नाम नहीं याद आ रहा हाँ था। हाँ, यस मैम। फ्रेस्को सेको। मैम उसमें हाँ, हम लोग नई टेक्निक का यूज कर सकते हैं? नहीं उसमें नहीं कर सकते। फ्रेस्को सेको देखो एक पुरानी टेक्निक हो गई, फ्रेस्को का मैम ही ऐसे एक क्यों नहीं पार्ट है। कर सकते? मैम आज की जनरेशन में भी हमारे में इतने सारे टेक्निक्स आ गए हैं, तो सब वो कुछ फिर इतना वो फ्रेस्को डेवलपमेंट। वो सेक्को नहीं रह जाएगा ना, फिर वो सेक्को कैसे यस होगा? मैम। क्योंकि सेक्को का हमने बताया था कि आपकी बनी हुई पुरानी दीवार के पे जो हम लोग भित्ति चित्रण कार्य करते हैं, पूरा रंग द्रव्यों को लेके या भूमिज रंगों द्रव्यों को लेके जो काम हम लोग करते हैं पुरानी दीवार के प्लास्टर पे, उसको हम लोग फ्रेस्को सेक्को कहते हैं। तो अगर आप उसमें क्या नई स्टाइल लेके आओगे, उसको आप किस नई स्टाइल से करोगे? आप अगर दीवार पे काम करोगे, पुरानी बनी दीवार पे काम करोगे, तो उसमें हम लोग डिस्टेम्पर या एक्रेलिक कलर्स का ही तो यूज करेंगे, दूसरा तो कुछ यूज नहीं कर सकते। अगर हमने वो यूज कर लिया तो वो फिर फ्रेस्को सेक्को थोड़ी रह गया, वो तो टेम्परा बन गया। यस मैम। हाँ, तो उसको हम लोग सेक्को नहीं बोल सकते। सेक्को का जो मीनिंग है वही डिफरेंट है। उसमें हमने बताया था कि आपकी दीवार पे प्लास्टर की अनेक परतें जो लगाई जाती हैं, जैसे अगर आपको नई प्लास्टर की दीवार तैयार करनी है तो आप उसमें भी 4 लेयर्स तैयार करते हैं और उसको पूरी तरीके से सूख जाने देते हैं कि उसमें किसी तरीके की नमी ना रह जाए, बिल्कुल वो अंदर से भी सूखी हुई होनी चाहिए और ऊपर से उसका बेस एकदम सूखा होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें पेंटिंग का काम शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग उस दीवार को अच्छे से चेक कर लेते हैं कि उसमें किसी भी लिटमस तरीके की पेपर। नमी। हाँ, लिटमस पेपर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें किसी तरीके की नमी नहीं है। या फिर आप पुरानी बनी हुई दीवार जो है उस पर पहले से भी प्लास्टर है तो उस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा सूखा प्लास्टर होता है और उसमें हम लोग उसी वही भूमिज रंग जो होते हैं जिनको हम लोग अर्थ कलर बोलते हैं, उन्हीं को मिला के हम लोग काम करते हैं। और उसमें भी हम लोग बंधक पदार्थ मिलाते हैं, क्योंकि उसमें जो हम लोगों को फ्रेस्को ब्यूनो में किसी भी तरीके का बाइंडर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें चूने का जो लेयर होती है वो गीली होती है। वो हमने कई बार बताया कि वो कलर को ऑब्जर्व करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए वो उसमें ज़रूरत नहीं होती है। और हम लोग जब सेक्को में काम करते हैं तो उसकी तो दीवार एकदम सूखी होती है, उसको कलर उस पर कलर रोकने के लिए हमको कोई ना कोई बाइंडर मिलाना पड़ता है, चाहे वो आप सरेस का बाइंडर मिलाइए या फिर गोंद का बाइंडर मिलाइए। ठीक है, अंडा नहीं मिलाया जाता है इसमें। टेम्परा में एक चीज़ और डिफरेंट हो जाती है सेक्को से कि टेम्परा में अंडा भी मिलाया जा सकता है बाइंडर के रूप में, पायस के रूप में, लेकिन हम लोग जब सेक्को करते हैं तो उसमें कलर्स में हम लोग सिर्फ भूमिज रंगों में गोंद और सरेस मिलाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया आपका टेम्परा और फ्रेस्को सेक्को में। सेक्को में हम पुरानी दीवार पे काम करते हैं, इसलिए हम उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उन्हीं रंगों से उन्हीं बाइंडर से काम करना है। ठीक है। यस मैम। अब कंफ्यूजन क्लियर हो सेक्को, फ्रेस्को, ब्यूनो, फ्रेस्को सेक्को और टेम्परा के बीच का? यस यस मैम। मैम। अब हम लोग अजंता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कल हम लोग उसको और क्लियर कर लेंगे। मैम
हाँ मुस्कान बोलिए। मैम एक बार मैम हमने दूसरे फोन में मैम फोटो सेंड कर दी है मैम, वो इमेज और है। ठीक है। अजंता, हाँ मुस्कान कुछ लेआउट दिखाना है कोई? ठीक है, इन्हीं कलर्स को लेके करो आप काम, डिटेल निकाल लो। बैकग्राउंड एकदम हमको खाली नहीं छोड़ना है, जैसे आपने बैकग्राउंड खाली छोड़ रखा है तो हम ये चाहते हैं कि आपने जो भी जिस भी स्टेट का ये डांस फॉर्म लिया है, ये ओडिसी है या फिर कुचिपुड़ी है, जो भी डांस फॉर्म है, कौन सा डांस फॉर्म है कि कथक है ये, वो सॉरी भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है शायद, ये भरतनाट्यम है। तो आप वो उस जिस मुस्कान क्या कह रही हो? यस मैम यही है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है ये पता है आपको? कोलकाता का। हाँ मैम वेस्ट उड़ीसा का बंगाल है। का, उड़ीसा का है, और वेस्ट बंगाल में भी भरतनाट्यम होता है। ठीक है, तो जो भी जहाँ का भी डांस फॉर्म आप ले रहे हो उसके बारे में पूरी चीजें पता करके, और वहाँ से रिलेटेड जो भी फोक है या फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ के, जैसे अगर आप उड़ीसा का काम कर रहे हो तो उड़ीसा का सबसे फेमस क्या है मॉन्यूमेंट? वहाँ का सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उससे रिलेटेड कुछ चीजें डाल सकते हैं आप। या फिर वहाँ पे जो और भी मॉन्यूमेंट्स है जो वहाँ से रिलेटेड, या वहाँ की फोक आर्ट है जो भी, वो आप इसमें पीछे बैलेंस करिए, कंपोज करिए अच्छे से। जैसे ये बैठा हुआ डांस फॉर्म है, ठीक, तो बैठे हुए डांस फॉर्म में आप क्या करोगे, इसके पीछे से जो वो एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अगर उड़ीसा का है ये, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसमें एक चक्र जैसा बना हुआ है, उसको अगर आप इसके साथ कंपोज कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा पूरी तरह से। ओके और मैम, उसके मैम बाद, ड्राइंग ठीक है। हाँ ड्राइंग ठीक है। घुटना ठीक किया इनका, नी का पार्ट थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। यस मैम। मैम हम्म। देखिए। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ हाथ दिखाना बेटा, उधर वाला मुस्कान, इधर वाला अपने ड्राइंग का हाथ दिखाओ हमको, जो आपने ड्राइंग की है। ये वाला पार्ट जो है ना हथेली के नीचे से, जो कोहनी के ऊपर से हथेली तक जाता है, वो वाला पार्ट थोड़ा छोटा लग रहा है, उसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। मैम ये वाली लाइन। हाँ 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 यही वाला, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे तब हाथ सही आ जाएगा। और उधर वाला हाथ दिखाओ, ये भी हाथ छोटा लग रहा है, कोहनी से लगा के जो चूड़ियों तक का पार्ट है वो हाथ भी छोटा लग रहा है। तो मैम ये उसको, चीज बढ़ानी है, हाँ ये उसको चीज ये चीज़, हाँ ये चीज़ बढ़ानी पड़ेगी आपको, थोड़ा और आगे बढ़ा के लेके जाओ, यहाँ कोहनी तक। का, हाँ यहाँ तक ले आओ, इसको खत्म कर दो तब सही हो जाएगा। वैसे लेआउट है, आप इसमें कलर स्कीम निकाल लो, लेकिन जब आप फाइनल ड्राइंग करेंगी बोर्ड पे तो उसको थोड़ा यस अच्छे से ड्राइंग करना, बड़े थोड़ा समय लगा के काम करो, लेकिन वर्क ड्राइंग आपकी जो हो वो परफेक्ट होनी चाहिए कम से कम। मैम। मैम हम इसी में अभी सही करके आपको दिखा दे रहे हैं। हम्म। थैंक यू ठीक मैम। है, वेलकम। हाँ तो हम लोग अजंता की बात कर रहे थे। अजंता आप लोगों ने सेकेंड ईयर में आपका एक पार्ट है अजंता का, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने अजंता में। तो ये बताओ अजंता कहाँ पे सिचुएटेड है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आकाश पता है आपको? मैम औरंगाबाद में है मैम, महाराष्ट्र के। हाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सतपुड़ा पर्वतमाला पे सिचुएटेड है ये, और इनका जो शेप है ना वो अर्धचंद्राकार है, क्योंकि ये एक चट्टान थी, पूरी चट्टान को काट के बनाया गया था, स्टोन कटर्स ने इनको काट के गुफाओं का निर्माण किया था। तो जो इन गुफाओं का जो एक शेप आया था ना वो अर्धचंद्राकार, जब आप इसको देखेंगे सामने से तो वो अर्धचंद्राकार आकार में आएगा। ठीक है, इसके जो गुफा के बगल में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है अजंता की? बागो मैम बाघोरा, बागोरा नदी। हाँ बाघोरा नदी है। ठीक है, बाघोरा नदी के किनारे सिचुएटेड है, और इसका जो निर्माण है वो 5 शासकों के समय काल में हुआ है। सबसे पहला कौन यस है? मैम। मैम शुंग, सातवाहन सुंग, हाँ सातवाहन, शुंग सातवाहन, हाँ और वाकाटक, चालुक्य और हम्म, गुप्तकाल। हाँ इन जो ये 5 शासन, ये जो गुफाओं का निर्माण हुआ है 5 शासकों के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और इनमें जो गुफाओं की संख्या है वो 30 है। ठीक है,
30 गुफाएं बनी हुई हैं इसमें, यानी 30 गुफाएं बनी हैं, लेकिन जो इनकी क्रम संख्या है वो एक से 29 ही है। ये तो आपको पता ही होगा ना, पढ़ चुके यस आप तो मैम पूरा पता। इसके बारे में, क्योंकि इनकी जो गुफा है वो तो 30 है, लेकिन इनका जो क्रम संख्या चलता है वो 1 से लेके 29 ही है, क्योंकि जो 14 और 15 के बीच में एक गुफा ढूंढी गई थी जिसको 15A के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो इनकी संख्या चलती है 15A और 15बा इस तरीके से। तो इसमें जो गुफाएं हैं वो 30 हैं, लेकिन क्रम संख्या जो चलती है वो 1 से लेके 29 चलती है। और सभी जो गुफाएं हैं वो पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ बनाई गई हैं। और जो जो 6 गुफाएं खोज की गई हैं, जिन 6 गुफाओं की, उन्हीं में केवल अब चित्र मिले हैं, बाकी सारे जो चित्र बने थे वो अब पूरी तरीके से, मतलब यही बोल सकते हैं, खत्म हो चुके हैं, या अब उनमें दिखाई नहीं देते, या उनमें चित्र नहीं मिलते। जो अब चित्र मिलते हैं ये सिर्फ 6 गुफाओं में मिलते हैं। वो गुफाएं कौन कौन सी, उनकी नंबर पता है? यस मैम। कौन कौन सी हैं बताइए। मैम 9, 10, 16, 17, हम्म। 1 और 2। हाँ, इन्हीं 6 गुफाओं में केवल चित्र मिलते हैं, बाकी गुफाओं में चित्र नहीं मिलते हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, है ना। बौद्ध धर्म से यस मैम। संबंधित हैं, तो इसमें हीनयान और महायान, इनसे रिलेटेड सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनमें कुछ जो गुफाएं हैं हमारी, इन गुफाओं में कुछ तो चैत्य गुफाएं हैं और कुछ हैं बिहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं किनको कहते हैं हम लोग? मैम जहाँ जिसको भी पे पता है वो पूजा बोला की करो। जाती है। हाँ, जहाँ पे पूजा की जाती है, या बौद्ध भिक्षुओं के जहाँ पे पूजा गृह बनाए गए थे उनको चैत्य बोला गया। और बिहार बोला गया उन जगहों पे जो उन लोगों के विश्राम स्थल थे, या फिर जहाँ पे ये लोग निवास करते थे, जिनको हम लोग संघाराम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जो गुफाएं हैं, जैसे जो चैत्य गुफा है, जो सबसे प्राचीनतम चैत्य गुफा है, उसको हम लोग गुफा संख्या 10 के नाम से जानते हैं। जो सबसे बड़ी गुफा है चैत्य गुफा, उसका नंबर है गुफा संख्या 29। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बिहार गुफा, ये चाहो तो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें हैं नोट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे आप लोग पढ़ते हो तो ध्यान में नहीं रहता। जो सबसे बड़ी बिहार गुफा है वो है गुफा संख्या 4। ठीक है, ये सब मैम पता एक था आप मिनट लोगों को? चाहिए, हाँ हाँ नेहा, ठीक नो है। मैम। जा कॉपी लेना। चैत्य गुफा है, जो सबसे प्राचीनतम चैत्य गुफा है या सबसे बड़ी चैत्य गुफा है, उसकी गुफा संख्या है 10, जिसको हम लोग बहुत प्राचीनतम गुफा के नाम से जानते हैं, सबसे पुरानी गुफा। मैम फिर से बोल दीजिए। संख्या 29। सबसे बड़ी जो चैत्य गुफा संख्या है वो है गुफा संख्या 29, और सबसे बड़ी जो बिहार गुफा है वो है गुफा संख्या 4। फिर जो जिस गुफा में हमको सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं देखने को, वो कौन सी गुफा है? सबसे ज्यादा चित्र जिस गुफा में मिलते हैं हमको वो है गुफा संख्या 17, जिसको हम लोग चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस गुफा को हम लोग चित्रशाला के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आती है आपकी गुफा संख्या 26, जो गुफा मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये नोट किया आप लोगों ने? यस मैम। मैम इसमें सबसे ज्यादा अच्छा, बने हैं कौन से? जिसमें सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं वो है गुफा संख्या 17, जिसको हम लोग चित्रशाला के नाम से जानते हैं। मैम बिहार वाली। और गुफा संख्या 26 ये मूर्ति शिल्पों के लिए, मतलब यहाँ पे मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है गुफा संख्या 26। अच्छा, जो चैत्य गुफाएं हैं उनके नंबर्स आपको पता है? उन गुफाओं के कौन कौन से गुफा संख्या में इनको हम लोग चैत्य गुफाएं बोलते हैं? यस मैम पता है। कौन 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 सी हैं बताओ जरा। मैम तो मैम एक तो 9 हो गई, 10 हो गई, हाँ। 19 है, 26 है और 29 है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यही हैं गुफाएं जिनको हम लोग चैत्य गुफाएं बोलते हैं। अच्छा, इस गुफा की खोज किस सन में हुई थी, ये पता है? यस मैम। हम्म
किस में हुई थी? मैम 1819। 1800, हाँ 1819 में जॉन स्मिथ एक स्मिथ। बाहर से अंग्रेज आए थे, जॉन स्मिथ जिनको हम लोग बोलते हैं। उन्होंने एक न्यू पॉइंट नाम की जगह थी जहाँ से 10 गुफा संख्या 10 का एक रास्ता दिखा या द्वार दिखा, और वहीं से उस गुफा की खोज हुई। मतलब तभी से इस गुफा को उन्होंने, माना जाता है कि इस गुफा की खोज की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है। मैम आपने सबसे प्राचीन चैत्य कौन सा बताया था? सबसे प्राचीन चैत्य गुफा जो है वो गुफा संख्या 10 है। जी सबसे मैम। प्राचीनतम चैत्य गुफा जो है वो गुफा संख्या 10 है, और सबसे बड़ी चैत्य गुफा जो है वो है 29। जी मैम। अजंता को यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर में सम्मिलित किया था वो कौन सा ईयर था? तो अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया था। मैम शायद मैम 19 1954 या नहीं, 50 ऐसे। 1983 में, 1980। 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में अजंता को शामिल किया था। ठीक है। इसमें जो अजंता की शैलियां हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 3 टाइप की अजंता की शैलियां दिखती हैं, जिसके जो चित्र है ना 3 शैलियों में डिवाइडेड दिखते हैं। सबसे पहली शैली जो है अलंकारिक शैली है, जिसको हम लोग ऑर्नामेंटल बोलते हैं। जैसे कमल के फूल, और इस कमल के फूल पत्तियों से रिलेटेड जो भी चित्र बने या उसमें आलेखन बने हैं वो अलंकारिक शैली में आएंगे। दूसरी शैली है जो हमारी रूप भैदिक, जहाँ पे रूप भेदों का निर्माण किया गया। तीसरी आएगी हमारी वर्णात्मक शैली। तो जो अजंता में शैलियाँ यूज की गई हैं वो 3 टाइप की शैली हैं। ठीक है। और इसमें जो भित्ति चित्रण का विधान है अजंता में, वो हम लोग फ्रेस्को सेक्को बोलते हैं उसको, क्योंकि ये जो भित्ति चित्रण हुआ वो सूखी भित्ति पे हुआ, गीली भित्ति पे नहीं हुआ। वो सूखी भित्ति पे हुआ या सूखी दीवार पे हुआ, तो इसको हम लोग फ्रेस्को सेक्को बोलते हैं, या टेम्परा भी बोल सकते हैं एक तरीके से। इसको हम लोग फ्रेस्को सेक्को, टेम्परा या मिश्रित पद्धति भी बोल देते हैं। जैसे आपके पास कई बार ऑप्शन आ जाता है, उसमें फ्रेस्को सेक्को रहता है, टेम्परा नहीं रहता है, या फिर मिश्रित माध्यम भी नहीं रहता, तो उस पर हम लोग जाएंगे फ्रेस्को सेक्को पे। कई बार फ्रेस्को सेक्को ना देके टेम्परा दे देते हैं, तो वो तब हमारा टेम्परा ऑप्शन सही होगा। कई बार सिर्फ फ्रेस्को सेक्को भी ना देके सिर्फ फ्रेस्को भी देते हैं, फ्रेस्को या टेम्परा, तो हमारा फ्रेस्को या टेम्परा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें जो भित्ति चित्रण का विधान है वो फ्रेस्को सेक्को या टेम्परा हो सकता है। ठीक है। इसकी जो प्रोसेसिंग की विधि है, जो चित्रण विधान है, या फिर इसमें कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो जो रंग हमारे यूज किए गए हैं उसमें पहला रंग है हमारा जो टेरावर्ट ग्रीन, जिसको हम लोग सब्ज रंग बोलते हैं। टेरावर्ट ग्रीन का इस्तेमाल हुआ है। लाजवर्द, लेपिस लाजुली जिसको बोलते हैं, ये तेज नीला रंग जो होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये जो तेज नीला रंग है या लेपिस लाजुली है, ये ईरान से मंगाया जाता था। ये एक कीमती पत्थर होता है जो ईरान से आयातित किया जाता था। उसके बाद जो ब्लैक कलर यूज करा जाता था, या हिरमिच, हिरमिच जिसको हम लोग ब्रंट शाइना बोलते हैं, ब्रंट शाइना जैसा कलर होता है हिरमिच का, वो कलर इस्तेमाल किया जाता था। सिंदूरी रंग इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम लोग वर्मिलियन रेड बोलते हैं। पीले की जगह पे हम लोग येलो ऑकर इस्तेमाल करते थे, येलो ऑकर की जगह पे हम लोग पीली मिट्टी का यूज करते थे। ठीक है। तो ये जो कलर्स हैं हमारे, ये कलर्स हमारे अजंता में इस्तेमाल किए जाते थे। मैम। इसकी जो हाँ हाँ बोलिए आकाश। मैम जैसे कि सर ने जो नोट्स लिखाए थे मैम, उसमें जैसे एक चीज उन्होंने लिखाई थी कि जो लाल रंग है और जो भूरा रंग है वो लोहे के खनिज रंग है, तो मैम वो क्या हाँ मतलब लोहे से? हाँ, जैसे एक होता है ना लोहे के खनिज रंग, लोहे से जो हमें लोहे का जंगाल नहीं होता है, जंग लग जाती है, उस तरीके से कुछ कलर्स हमको मिलते थे, तो वो लोहे वाला रंग भी होता है। रेड कलर वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का रेडिश, एकदम प्योर वाला रेड नहीं होता है, वो मिक्स वाला रेड होता है ना, जैसे भूरे टाइप का जो रेडिश होता है वो मैम। वाला कलर यूज होता है। सिंदूरी में हमारा वर्मिलियन रेड यूज होता है। इसमें बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं है, कुछ ऐसे कलर जो जो मिनरल कलर्स थे उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है, ताकि वो किसी तरीके का रिएक्शन ना करें। और नेहा, और कुछ पूछना है? आकाश, नेहा, मुस्कान, प्रियंका। हम आज ज्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं अजंता की, क्योंकि हम इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे।
मैम अजंता का कल वो टॉपिक थोड़ा लंबा है। हाँ मैम मैम कल मटेरियल लिखवा दीजिएगा। हाँ, कल मटेरियल लिखवा देंगे, मटेरियल आप लोग नोट कर लेना। मटेरियल भी लिखवा देंगे और डिटेल अजंता की जो चित्रण विधान है, चित्रण किस तरीके से किया जाता था और उसमें कैसे कैसे उसकी दीवार कैसे तैयार की जाती थी, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चाहो तो अभी समझा दें, अभी ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ है। अगर मैम आप लोग, बता दीजिए, क्योंकि मैम पढ़ा हुआ है, बस हाँ, रिवाइज हो जाएगा, आप बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। धरातल हम लोग तैयार करते थे पहले, वो किस तरीके से धरातल तैयार करने, क्योंकि धरातल जो अजंता के फ्रेस्कोस बनाए गए हैं वो चट्टानी दीवारों पे बनाए गए। चट्टानी दीवारों को बनाने का मतलब है जो स्टोन कटर्स थे जिन्होंने चट्टानों को काट के बनाया था, तो छेनी से उसकी दीवार निर्माण किया था चट्टानों को काट के। तो छेनी से जब उन लोगों ने उस चट्टान को काटा तो उस पे उनके दांत जैसे नहीं टेक्सचर्ड हो जाती है वॉल, तो उस तरीके की टेक्सचर्ड वॉल हो गई थी जिसपे जिसकी भराई करने के लिए, जिसको भरने के लिए उसके धरातल को तैयार किया गया। धरातल को तैयार करने के लिए हम लोगों ने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया। प्लास्टर की जो परत होती थी उसमें खड़िया, चूना, गोबर, धान की भूसी, रेत, वनस्पतियों के रेसे, ये सब मिला के और गोंद या सरेस का घोल बना के इसमें बारीक गारा मिला के गुफा की जो खुरदुरी दीवार होती थी उस पर आधी से 1.25 इंच मोटी लेयर लगा दी जाती थी ये। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता था, इसी के ऊपर चिकनी मिट्टी और बारीक रेत की एक फिर से लेयरिंग करी जाती थी, या तह लगा के हम लोग लेयरिंग करते थे। और उसकी जो मोटाई होती थी वो अंडे के छिलके के बराबर होती थी। मतलब एक पहले मोटी लेयरिंग कर दी, उसके बाद हमने एक अंडे के छिलके के बराबर उसकी लेयरिंग करी। उसके बाद उस पे इस तरीके से जो लेयरिंग करी जाती थी, चट्टान को ओपा प्लास्टर से ओपा जाता था, वो उसका प्रोसेस यही रहता था जिससे जो चट्टानी धरातल होता है वो समतल हो जाता था। उस पे फिर वो लोग चित्रण कार्य करते थे। और ये जो मिश्रण तैयार होता था इसको अलसी के पानी में पहले भिगो के रखा जाता था, कई दिनों तक अलसी के पानी में भिगो के फूलने के लिए रख दिया जाता था। उसके बाद इससे प्लास्टर किया जाता था। छतों में जो लगाया जाता था, लेप जो छतों में लगाया जाता था उसमें धान की भूसी मिलाने का प्रचलन था। मतलब उसमें इन सारी चीजों के साथ धान की भूसी भी मिलाई जाती थी। राजस्थानी चित्रों में क्या होता था, इसलिए डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको कि राजस्थानी और अजंता फ्रेस्कोस में अंतर क्या है। राजस्थानी भित्ति चित्रों में हम लोग मार्बल डस्ट का इस्तेमाल करते थे और कोड़ी का, मतलब मार्बल डस्ट और कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। अजंता में राजस्थानी भित्ति चित्रों में इसीलिए हम लोग आला गीला या अराइस, राजस्थानी चित्रों को हम लोग आला गीला या अराइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रेस्को और ब्यूनो और सेक्को होती हैं। लेकिन हम लोग उसमें अजंता में क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, मार्बल डस्ट और कौड़ी का। इसलिए इसको हम लोग फ्रेस्को ब्यूनो या फ्रेस्को सेक्को नहीं बोल सकते हैं, या फ्रेस्को शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अजंता में जो हम लोग धरातल किस तरीके से तैयार करते थे वो समझ में आ गया। धरातल तैयार करने के बाद फिर हम लोग उस पर चित्रण का कार्य शुरू करते थे, और जब ये धरातल का प्लास्टर जो है पूरी तरीके से सूख जाता था तब हम लोग उसमें रंग लगाना शुरू करते थे। पीले रंग के में हम लोग पीली मिट्टी का इस्तेमाल करते थे जिसको हम लोग रामरज बोलते हैं। लाल रंग की जगह पे हम लोग गेरू का इस्तेमाल करते थे, और सफेद के लिए चीनी मिट्टी, जिप्सम या चूने का इस्तेमाल करते थे। काले रंग की जगह पे हम लोग काजल का इस्तेमाल करते थे। नीला हमने बताया आपको लाजवर्द, जो कि ग्लेकोनाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि हम लोग बाहर से मंगाया जाता था, मतलब ईरान से आयातित किया जाता था। इन रंगों को गोंद और सरेस के साथ घोल के तैयार किया जाता था। मतलब जो एक हम लोगों ने एक टेक्निक पूरी कर ली या एक स्टेप पूरा कर लिया धरातल को तैयार करने का, दूसरा जो स्टेप होता है हमारा वो कलर करने का होता है। जो कलर है हमारे, जो भी कलर पिगमेंट्स हैं वो हम लोग गोंद और सरेस के साथ घोल के तब उनमें कलरिंग का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इनमें जो चित्र बने हैं अजंता में, जिन जिन गुफाओं में जो जो चित्र बने हैं वो जरा क्लियर करो आप लोग, कौन कौन से हैं। हम बता रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, आप बताते जाइए। गुफा संख्या 10 में जो चित्र बने हुए हैं उनमें कौन कौन से चित्र हैं, कुछ है आइडिया। मैम 4 चित्र बस याद है मैम।
कौन कौन से बताइए। मैम एक बोधि वृक्ष पूजा था, एक हम्म। जुलूस या स्तूप की पूजा, एक शाम हाँ। जातक और एक हम्म। छदंत जातक। छदंत जातक, हाँ मेन चित्र यही है, वैसे तो बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन मेन चित्रों की जब जिक्र होता है तो उसमें छदंत जातक, सोम जातक, या तो फिर उसके अलावा राजकीय शोभा यात्रा जो बौद्ध धर्म की उपासना के लिए जाते हैं, ये सारे चित्र देखने को मिलते हैं। गुफा संख्या 9 में क्या है आपका? गुफा संख्या 9 में स्तूप पूजा, आसीन आसक्त नारी, 3 छतरियों वाला स्तूप, ये देखने को मिलता है। गुफा संख्या 16 में सबसे ज्यादा जो फेमस चित्र है, जिसको हम लोग मरणासन राजकुमारी या डाइंग प्रिंसेस के नाम से जानते हैं, ये जो चित्र है ये भावों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो भाव दिखाए गए हैं वो बहुत ज्यादा, उन्हीं की वजह से ये चित्र बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। उसके अलावा है एक नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा। गुफा संख्या 17 की बात करें तो उसमें माता पुत्र या राहुल समर्पण नाम का चित्र है, जिसमें प्रभाविता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, गुफा संख्या 2 में जब हम जाएंगे तो उसमें एक जो चित्र मिलता है देखने को, वो है बाएं अंगूठे वाली रमणी, त्रिशित मृग, या फिर सुनहरे मृग का धर्माउपदेश, ये सारे चित्र मिलते हैं देखने को। गुफा संख्या 1 में पद्म पाणी बोधिसत्व सबसे ज्यादा फेमस चित्र है, जो गुफा संख्या 1 का पद्म पाणी बोधिसत्व। दूसरा चित्र है मार विजय, फिर है काली राजकुमारी, के बाद बैलों की लड़ाई, ये सारे चित्र आपको गुफा संख्या 1 में देखने को मिलते हैं। गुफा संख्या 26 में हमने बताया था आपको कि 26 जो गुफा संख्या है उस वो गुफा सर्वाधिक शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उसमें मूर्ति शिल्प सबसे ज्यादा है। तो उसमें जो मार विजय नाम का मूर्ति शिल्प है ना, वो ही बना हुआ है। एक मार विजय पेंटिंग है जो गुफा संख्या 1 में बनी है, और एक मार विजय स्कल्पचर है, यानी कि शिल्प है, जो कि गुफा संख्या 26 में बना हुआ है। महापरिनिर्वाण, ये भी गुफा संख्या 26 में बना हुआ है। ठीक है, गुफा 1 2 3 4 5 6, 6 गुफा हो गई हमारी जो जिनमें हमको चित्र मिलते हैं। इसके अलावा अब किसी भी गुफा में चित्र देखने को नहीं मिलते, तो ये 6 गुफाएं जो हैं जिनमें हमें चित्र मिलते हैं। और ये जो फेमस जितने भी चित्र हैं जिनकी जिक्र ज्यादातर होता है वो हमने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ अजंता से रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज आप पढ़ना, आपको ना समझ में आए तो आप हमसे कल डिस्कस करना इस बारे में, जो भी कंफ्यूजन हो जिसमें भी। ओके मैम। ओके, नेहा यस मैम। क्लियर है ना सब? यस मैम, अभी तो मैम क्लियर है। मैम अगर अभी ठीक, हाँ बोलो मैम आकाश। अगर ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा चित्र, तो मैम गुफा संख्या 17 ही होगी ना? हाँ हाँ 17 है, हमने लिखाया है ना गुफा संख्या 17, हाँ, सबसे ज्यादा वो चित्र क्योंकि देखने मैम को मिलते हैं। सर हाँ सर ने एक लाइन लिखाई थी ना गुफा संख्या 16 में कि सबसे ज्यादा चित्र गुफा संख्या 16 में है, तो मैम थोड़ा नहीं, सा कंफ्यूज हो गया। 17 में भी है, क्योंकि 17 को चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। आप जरा जाके चेक करना, अगर आपके पास कोई बुक है तो गुफा संख्या 17 में यस सबसे मैम। ज्यादा चित्र मिलते हैं। चित्रशाला 16 में भी है, लेकिन 17 में बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। जी मैम। ठीक है, गुफा संख्या 16 में जो मरणासन या डाइंग प्रिंसेस का जो चित्र है वो उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। जी मैम। मैम वैसे 17 ही हमने देखा है, चेक किया है, तो 17 ही हम्म। लिखा हुआ है ज्यादातर। हाँ 17 में सबसे ज्यादा चित्र हैं। 16 तो एक उसके लिए, क्योंकि जो ये मरणासन राजकुमारी है, डाइंग प्रिंसेस है, इसका जो है ना बहुत सारे आर्टिस्ट ने ये किया है कि मतलब इस तरीके का चित्र तो कोई भी बना सकता है, कोई भी बड़ा आर्टिस्ट इसको बना सकता है, लेकिन उसमें जो भाव दिखाए गए हैं, जो इमोशंस दिखाए गए हैं, वो कोई आर्टिस्ट उसमें नहीं डाल सकता। इसीलिए उसको इतना ज्यादा फेमस पेंटिंग माना जाता है। जो उसमें भाव दिखाए गए हैं ना जिस तरीके के, वो भाव कोई और नहीं ला सकता। ऐसी भी कई आर्टिस्ट ने ऐसी भी बातें बोली हैं कि चित्र तो इतना सुंदर कोई भी बना सकता है, कोई भी आर्टिस्ट बना सकता है इसको, लेकिन इतने सुंदर भाव कोई नहीं डाल सकता था जितने सुंदर भाव उसमें दिखते हैं। इस उन भावों की वजह से वो पेंटिंग इतनी ज्यादा फेमस हुई। ठीक है। जी मैम। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ना, देखना कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है या कहीं पे कोई डाउट लग रहा है किसी चीज में, तो उसको क्लियर कर लेना। कल की मैम क्लास में अब हम लोग हैंड देख लीजिए। हाँ दिखाइए मुस्कान। हाँ अभी ठीक है, ठीक है मुस्कान। और जब आप फाइनल ड्राइंग करना बोर्ड पे
تو ہاتھوں کا اور زیادہ دھیان رکھنا کیونکہ ہاتھ تھوڑے سے بڑے ہی ہوں گے، وہ ہاتھ اس نے ایک دم اسٹریٹ کر رکھا ہے تو ہاتھوں کی لینتھ تھوڑی زیادہ ہی دکھے گی. وہ ابھی بھی اتنی نہیں آ پائی، لیکن کوئی بات نہیں، لے آؤٹ ہے، جب آپ فائنل ڈرائنگ کریں گے تو ہم کو سامنے بیٹھ کے ہماری کلاس میں ہی آپ ڈرائنگ کریے گا وہ، ٹھیک ہے. اور بورڈ ہے ابھی پریزنٹلی، بورڈ تو ہوگا نہیں آپ کے پاس جہاں پہ بھی ہو. مسکان یس میم بورڈ مل جائے گا. وہاں مل جائے گا، اگر آپ کرنا ہے تو آپ ارینج کر لو اور کوشش کرو کہ کل آپ ڈرائنگ کر لو کلاس میں بیٹھ کے. میم ٹیمپرا والا ہاں کر سکتے میم، وہ کیا بولتے ہیں ہاں ٹیمپرا. وہ ڈسٹمپر کرنا ہے آپ کو، ہاں ڈسٹمپر کر لو. ہم ڈسٹیمپر والا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ والے ہاں کلر ہاں جو آپ بتائی تھی وہ یہاں تو ملنا مشکل ہے. کوئی بات نہیں، ڈسٹیمپر کر لو تب تک تم، جب یہاں آ جانا تب ایک جو رہ جائے گا وہ اس میں کر لینا. اوکے میم کل ہم پلائی بورڈ منگا کے اس پہ وہ مارکنگ پیپر وغیرہ سے جب تیار کر تک کے. میری کلاس کا ٹائم ہوگا تب تک آپ وہ ساری چیزیں ارینج کر کے رکھ لینا، پھر ڈرائنگ کلاس میں بیٹھ کے کرنا، جب کلاس چلے گی تب آپ ڈرائنگ کرنا بیٹھ کے. اوکے میم تھینک یو میم. ٹھیک ہے ویلکم. میم ہاں بیٹا بولو. میم جیسے کہ یہ جو ان کا سیکنڈ ٹون میم ہم نے بنایا تھا پر وہ میم بنا نہیں صحیح سے. اس کا باڈی کا کلر. یس میم کیونکہ پرائمری کلر تو یہ والا میم ہم نے لگا دیا تھا. اب میم اس سے اچھا ڈارک کلر میم پتہ نہیں یہ بنا ہے پر یہ میچ نہیں کر رہا ہے صحیح سے. کون سا بنا ہے دکھ نہیں رہا ہے ہم کو، کون سا کلر دکھا رہے ہو آپ؟ یہ تو لگاؤ. اس میں آپ نے کون کون سے کلر ملائے تھے بتاؤ پھر ہم بتائیں. میم یلو میں تھوڑا سا ریڈ ملایا تھا ہاں اور ہاں اورنج ملایا تھا اور ہاں میم براؤن اور ڈسٹمپر لگا کے میم کیا تھا. بہت سارے کلر ملا دیے آپ نے. جب آپ کو یہ کلر بنانا ہے نا تو آپ کیا کرو، جی میم. براؤن میں یلو میں تھوڑا سا براؤن جی ملا لو، ذرا سا ٹھیک براؤن ملاؤ اس میں ڈسٹمپر ملاؤ. اس کے بعد ٹھیک اگر ہے پھر بھی لائٹ لگ رہا ہے تو براؤن کا ٹون تھوڑا سا بڑھا دینا، آ جائے گا ڈارک ٹون. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کر کے دیکھنا، اگر نہیں آتا تو پھر بتانا ہم دیکھیں گے. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا. میم لیفٹ کر دو. ہاں کر سکتے ہیں لیفٹ کلاس. تھینک یو میم. ویلکم.